तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, आज हम लोग यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स के सारे 21 क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमसे जेई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए थे। आप सबसे पहले इसका ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का जो क्वेश्चन पीडीएफ है आप इसको डाउनलोड करेंगे, टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करेंगे एंड फिर जहां पे भी दिक्कत आती है उसका आप यहां पे आके डिस्कशन देखिए। आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ को? भैया, आप हमारा एडुनिटी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, लॉग इन करो। आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 3 बार दिखाई देगा, इसके अंदर जाना, यू विल सी अ स्टडी मटेरियल सेक्शन एंड इनसाइड दिस यू विल सी अ फोल्डर बाय द नेम ऑफ जेई 2025 अप्रैल अटेम्प्ट क्वेश्चंस। इसके अंदर आपको इनके सारे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएंगे और मॉडर्न फिजिक्स के आप हमारे चैनल से 2023 के, 24 के, 25 के, 21 के, 22 के, 20 के सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्ट्रक्चर मैनर में सॉल्व कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सभी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स 21 क्वेश्चंस। अच्छा, देखिए, कंसिडर बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक, the energy of hydrogen atom in ground state is the same as energy of helium plus ion in its first excited state। तो भैया, एनर्जी का इक्वेशन तुमको याद है? किसी भी nth ऑर्बिट में क्या है आपका? दैट इज इक्वल टू योर -13.6 मल्टीप्लाइड बाई योर z स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर n स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, हमको कंपेयर करना है हाइड्रोजन को और हीलियम को, उसके बाद हमें हाइड्रोजन को, लिथियम प्लस प्लस को। तो भाई साहब, अगर हम लोग यहां पर हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो आप यहां पर लिखोगे -13.6, z की जगह 1 लिखते हो, ग्राउंड स्टेट का मतलब है ये भी 1। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर हीलियम प्लस की। हीलियम प्लस आयन, तो यहां पर आपने फिर से लिखा -13.6, हीलियम प्लस है तो इसका z वैल्यू कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हीलियम तो 2 का स्क्वायर 4 एंड इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n की वैल्यू 2 है, तो यहां पर नीचे में फिर से 2 का स्क्वायर 4। तो सर ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम आ रही है, मतलब ये जो हमको स्टेटमेंट लिखा है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी यही वाला चीज, इज सेम एज लिथियम प्लस प्लस आयन इन इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो भैया, अगर तुम लिथियम प्लस प्लस की बात कर रहे हो तो आपका ये जो z वैल्यू है वो 3 हो जाएगा, सो 3 का स्क्वायर 9 एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर फिर से 9। फिर से सर ये वाला टर्म हमको सेम हो रहा है, मतलब सर ये स्टेटमेंट भी मेरा सही है। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स, हालांकि जब ये दोनों तुमको सही मिल गया है तो पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही है, बट स्टिल यहां पर देखो, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज सेम एज हीलियम प्लस आयन फॉर द ग्राउंड स्टेट। हीलियम प्लस आयन मतलब ये तो 4 होगा, लेकिन ग्राउंड स्टेट का मतलब है ये 1 हो जाएगा, तो भैया ये दोनों टर्म आपस में बराबर नहीं हो पाएगा, खत्म बात। द एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज सेम एज लिथियम प्लस प्लस इन इट्स ग्राउंड स्टेट। आप इसको भी चेक करना, ये भी नहीं मैच करने वाला। ठीक है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2। बढ़िया है। अच्छा, ध्यान से देखिए क्या किया इस सवाल के अंदर। देखने में लंबा लग रहा है लेकिन इसको ध्यान से पढ़ो। अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक प्लेट हैविंग वर्क फंक्शन 5। एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड नॉर्मल टू द प्लेट फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा 3D में डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार से हमने हमारा जो प्लेट है वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अच्छा, एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड नॉर्मल टू द प्लेन, इसके ऊपर आपको फोटोन फॉल किया। मान लो कि सर यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपको प्लेट के परपेंडिकुलर ऐसे एमिट हुआ है, ठीक बात है, कुछ वेलोसिटी v रही हुई इसकी। फ्रॉम अ पॉइंट with maximum kinetic energy enters a constant magnetic field perpendicular to the initial velocity of the electron। तो अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ माना है तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मान लीजिए साहब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ले लो, राइट, स्क्रीन के
अंदर की तरफ ले लो, यानी कि इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो वेलोसिटी हो गया परपेंडिकुलर है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन आपको फिर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। मूविंग चार्जेस में पढ़ते थे ना, वही चीज, ठीक है। अब ये सर इधर डिफ्लेक्ट करेगा कि इधर डिफ्लेक्ट करेगा, वो आप यहां पर V क्रॉस B से जज कर सकते हैं। आपका V ऊपर की तरफ है, फील्ड अंदर की तरफ है, थंब लेफ्ट साइड आएगा, लेकिन क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो अपोजिट दिशा में फिर ये डिफ्लेक्ट करेगा और इस प्रकार से डिफ्लेक्ट करता हुआ करता हुआ करता हुआ वापस प्लेट को टच करेगा, ठीक है। enters a constant magnetic field perpendicular to the initial velocity of electron. The electron passes through a curve and hits back the plate at point B. पॉइंट ए से इलेक्ट्रॉन निकला और पॉइंट बी पे वो वापस से प्लेट को हिट किया था। अच्छा, द डिस्टेंस ए बी इज हाउ मच? हमसे ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, तो तुमको देखना चाहिए कि भैया ये एक सेमी सर्कल बनेगा, यानी ये डिस्टेंस आपको ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा। अच्छा सर, बढ़िया है। सर ये एच सी बाई लैम्डा फाई ये सब कहाँ से लाएंगे? सबसे पहली बात, ये लैम्डा जो है, हालांकि सवाल में लैम्डा दे नहीं रहा है, बट ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना, उसी का वेवलेंथ आपको लैम्डा रहा होगा। तो भैया किस वेलोसिटी से ये निकलता है वो तो हमको पता ही है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस योर वर्क फंक्शन, ठीक है। तो सर ये एक इक्वेशन मेरे को काम आएगा, देखते हैं कैसे काम आएगा। दूसरा पॉइंट, सर ये डिस्टेंस क्या है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, और रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या होता है? एम वी डिवाइडेड बाई चार्ज इंटू बी, चार्ज इज ई इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें इस पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी हमको यहां से रिप्लेस करना होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, दिस एम वी को, एम वी क्या है? मोमेंटम, और मोमेंटम को क्या हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में नहीं लिख सकते? अंडर रूट 2m k। तो सर ये वाला जो टर्म है वो हमारे को 2m k के बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर है सर। अगर हम 2 को रूट के अंदर भेज दे तो क्या ये रूट के अंदर 8m k और डिवीजन में e इंटू बी नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। और यही ये जो पूरा टर्म है सर, यही तो है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर जो आपको k है उसको हटाइए वहां से, ये आपको हो जाएगा 8m, और k के जगह हम लोग यहां पर लिखेंगे एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस 5, और रूट के बाहर डिनोमिनेटर में है मेरे पास e इंटू बी। अब तुम देखो कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्या हमको यहां पर 8m है? बिल्कुल है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही जवाब है, ठीक है। तो बढ़िया है, आपको फोटो इलेक्ट्रिक और मूविंग चार्जेस कंबाइंड है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, an electron with mass m with an initial velocity v naught I cap, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो आपको पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, ठीक है। इफ द इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ समय शून्य पर हमको दिया हुआ है। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस बात पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे, वेलोसिटी पे। लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड में इतनी काबिलियत है कि वो इसके स्पीड को चेंज कर सके, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सके? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसके डायरेक्शन को बदल सकता है, ना कि इसके मैग्नीट्यूड को। तो भाई साहब जब इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा ही नहीं, ये बाद में भी वी नॉट ही रहेगा, तो आपका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो भी आपको लैम्डा नॉट ही रहने वाला है। पिछले कुछ सालों में ऐसा सवाल आया हुआ था, लेकिन उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता था? इलेक्ट्रॉन के स्पीड को बदलता था। आप उसमें काइनेमैटिक्स के इक्वेशन लगा सकते थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और किसी टाइम t पर फिर तुम स्पीड निकालते थे। याद आ रहा है? चलिए लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, क्या कह रहा है इसके अंदर। Assuming the validity of Bohr's atomic model for hydrogen-like ions, the radius of lithium plus plus। सबसे पहली बात, ये रेडियस का इक्वेशन क्या होता है? रेडियस इज इक्वल टू, हालांकि 0.529 होता है, ये लोग यहां पर आपको ए नॉट लेने कह रहे हैं, सो ए नॉट। लेकिन यहां पर कौन सा टर्म रहता है? यहां पर कौन सा टर्म है? एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। लिथियम प्लस प्लस इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो भैया क्या हो जाएगा? रेडियस ए नॉट, राइट। एन की वैल्यू 1 लेनी है, और ये लिथियम प्लस प्लस है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो z की वैल्यू 3, तो ये तो साहब डायरेक्ट आ गया हमको a नॉट बाई 3। तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सारे इक्वेशंस आपको याद रहने चाहिए,
काम आएगा, नहीं याद रहेगा तो फंस जाएंगे। देखिए, बड़ा ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, पहले भी आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे जा चुके हैं। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू ड्यूटरॉन्स, आपके पास H2 1 ये रिएक्शन हुआ एंड यू गेट हीलियम He42, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस इज 1.1, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना है आपका, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट साइड कितना है टोटल, दिस इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन 2 है, ठीक है। सो एक सिर्फ इसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा 2 इंटू 1.1, लेकिन ऐसा 2 है, एक ये भी है और एक ये भी है, तो हमको 2 से और मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको हो गया है रिएक्टेंट साइड का। उसी प्रकार से टोटल बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट साइड का कितना है भैया, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है, तो यहाँ पे तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 7 इंटू 4, सो दिस इज योर 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमसे पूछता है कि भैया कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो आपका जो एनर्जी रिलीज होगा दैट इज गोइंग टू बी योर 28 माइनस 4.4 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर एकदम? अच्छा, और देखते हैं। देखिए, the radiation pressure exerted by your 450 watt light source on a perfectly reflecting surface है placed at 2 meter away। किसी perfectly reflecting surface पे जो आपको radiation pressure होता है, जो आपको radiation pressure होता है perfectly reflecting, that is your 2I/c। अगर perfectly absorbing होता तो 2 यहां से हट जाता, सिर्फ I/c आता है, ठीक बात है सर। अच्छा, दिस इज योर 2/c, लेकिन हमको इंटेंसिटी नहीं दिया है। तुम्हारे पास अगर यहां पे कोई सोर्स है विथ पावर P0, तो भैया r डिस्टेंस के बाद इस स्फेरिकल सरफेस पे जो आपको इंटेंसिटी होगा दैट इज P/4πr²। एनर्जी आपको स्फेरिकल रीजन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इंटेंसिटी बेसिकली यहां पर आपको हो जाएगा चुपचाप से power/4πr²। अब हमको यहां पर पावर दिया है 450, अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन है और पूरा डिटेल में भी नहीं करना है, अप्रोक्सीमेशन मिलेगा तो आएगा आपको। C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸, 4 की जगह 4 लिख दो, पाई की जगह आप यहाँ पर 3.14 लिख दो, और रेडियस यानी कि 2 मीटर का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा। ये गुड है, वेरी गुड। तो सर यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पर ये 2450 ना, इसको आप 150 कर दो, ठीक है। एंड फर्दर और कुछ कर सकते हैं क्या, इसको 2 से मारेंगे तो सर ये हमको 75 हो जाएगा। सो 2, अच्छा ये वाला 2 भी हटा ही दीजिए, तो ऊपर में आपके पास क्या है 75 डिवाइडेड बाई, नीचे में हमारे पास है दिस इज योर 12.56 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8। अगर तुम ध्यान से देखो तो आंसर 10⁻⁻8 के ऑर्डर का ही होगा, तो ये तो हटा ही दीजिए, क्या ही ऑप्शन लिखा हुआ है। अब आपको सिर्फ इसको देखना है कि भैया 75/12 करोगे तो तुमको भी दिख रहा है कि 6 के आसपास आएगा, दिख रहा है ना। 12 इंटू 6 इज 72 और ऊपर में 75 है, तो भैया इसको डिवाइड करने पे ये 6 के आसपास आएगा, और एक ही ऑप्शन सुंदर सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। खत्म बात। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स मैच है ना। हमसे कहता है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। रिएक्शन है लेफ्ट साइड में, कौन सा रिएक्शन ये हो सकता है, तो भैया यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास यूरेनियम है, ये आपको स्प्लिट कर रहा है, यानी यहाँ पर आपको फीजन हो रहा है, फीजन वाला ऑप्शन एक ही है, तो ए का मैचिंग 3 के साथ है। ये आपको एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है जो कि हमको स्टेटमेंट 1 में है। अच्छा, दिक्कत इन दोनों में ही है, और हालांकि इसमें दिक्कत आना जायज भी है क्योंकि इन दोनों ही रिएक्शन में आपको फ्यूजन हो रहा है, 2 लाइटर आपको कंबाइन कर रहा है। अब इसमें से कौन सा फ्यूजन में आपको पॉजिटिव क्यू है और किस में नेगेटिव क्यू है, यानी किस में आपको एनर्जी रिलीज हो रही है, किस में नहीं हो रही, वो हमको जज करना है। उसके लिए तो भैया हमको मास डिफेक्ट चाहिए, राइट, हमको मास डिफेक्ट चाहिए कि मास का आपको लॉस हुआ है कि नहीं। लॉस हुआ है तो जो लॉस हुआ है वो आपको एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, तो वो भी क्या तो आप पहले से ही जानते हो
इसके बारे में तो कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो एक थोड़ा सा आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे सकते थे कि भैया फ्यूजन रिएक्शन में दो लाइटर न्यूक्लियाई आपको कंबाइन होके एक हेवियर न्यूक्लियाई बनाता है। यहाँ पर ये दोनों लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक हेवियर बनाए, लेकिन यहाँ पे एक लाइटर और एक हेवियर मिलके ये 3 से भी छोटा है, यानी कि मीडियम बन रहा है, राइट। तो ये ज्यादा फेवरेबल रिएक्शन लग रहा है। तो इस बिना पर भी हम लोग कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये आपको फ्यूजन है विद अ पॉजिटिव क्यू, तो यहाँ पे 2 और तो ये वाला फिर हमको 4। सो 3 1 2 4 कोई है 3 1 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो इसका बेस्ट पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, चलिए और क्या है देखिए, बताइए। कलर के ऊपर भी सवाल पूछ रहे हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज इतना, मेटल का वर्क फंक्शन हमको दिया हुआ है इतना। द कलर ऑफ विजिबल लाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉज एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास एक सरफेस है, मेटालिक सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन हमने आपको दिया है। इस पे कुछ एक पर्टिकुलर कलर का वेवलेंथ हमने इंसिडेंट कराया है। द कलर ऑफ विजिबल लाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉज एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब बात को समझिएगा, जो भी इंसिडेंट एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन तभी निकाल पाएगी जब उसका एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो कम से कम, या फिर ज्यादा हो। अच्छा, इंसिडेंट एनर्जी क्या है आपको? इंसिडेंट एनर्जी आपको होता है hc अपॉन लैम्डा, और वर्क फंक्शन को भी हम लिख सकते थे hc अपॉन, अच्छा ये तो हमको दिया हुआ ही है, ये हमको दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बात है सर। अच्छा, या फिर आप इसको थ्रेशोल्ड के टर्म्स में लिख सकते थे hc अपॉन लैम्डा th, यानी कि यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लैम्डा इंसिडेंट शुड बी लेस देन लैम्डा थ्रेशोल्ड। अच्छा, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है वो हम इसके मदद से निकाल सकते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू, ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो तुमको याद है ये वाला 1242 वाला फंडा, इसको 3 से डिवाइड किया तो तुमको डायरेक्टली नैनोमीटर निकल के आता है। ये डिवाइड हो रहा है क्या? 3 4 1 और 3 4, यानी सर 414 नैनोमीटर। अब अगर तुमको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम भी ध्यान में है कि आपका वायलेट से शुरू होकर रेड तक हम लोग जाते हैं, और ये आपको लगभग 400 से लेके यहां तक आपको तकरीबन 700 तक जाता है। तो तुमको दिख रहा है कि ये जो वेवलेंथ है वो लेफ्ट वाले एक्सट्रीम साइड में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन वाले जोन में है। और यहां पे इन्होंने ऑप्शन भी उसी हिसाब से दिया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द ऑप्शन ब्लू, तो तुम यहां पर ब्लू पे टिक मार सकते हो। ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम का जो डेटा है वो इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में आपको दिया हुआ है, ईएम वेव में, यहां पर भी आप देख सकते हैं 400 से लेकर 700 तक ही आपको जाता है। ठीक, बढ़िया है। चलिए अगला प्रश्न, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। द बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है? बिल्कुल ट्रू लग रहा है। द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर मॉडल डज नॉट इंक्लूड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया ये भी एकदम सटीक रीजन है, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये इसका रीजन भी सही है, क्योंकि भैया जो आपका बोहर मॉडल है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है, यानी कि हीलियम प्लस लिथियम प्लस प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, राइट। बिकॉज द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर मॉडल वो दो इलेक्ट्रॉन के बीच के इंटरेक्शन को अकाउंट में नहीं लेता है। तो यहां पर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए। An electron in the hydrogen atom, साफ साफ बोलता हाइड्रोजन एटम, इनिशियली इन द 4th एक्साइटेड स्टेट। तो भैया हाइड्रोजन एटम का अगर तुमको एनर्जी लेवल्स ध्यान में रहे तो तुम्हारा लाइफ बहुत सिंपल हो सकता है। ध्यान से देखना, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, इसका एनर्जी कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4, -1.51, -0.8, अरे 85, -0.54। तो हमसे कहता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो पहले 4th एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि n इक्वल्स टू 4 पे है, यहां पर इलेक्ट्रॉन था, वो यहां से जंप मारा टू द nth एनर्जी स्टेट बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी दिस मच। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आपको जंप मारा, और जब वो जंप मारा वो जिस भी एनर्जी लेवल पे गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, जहां पे भी गया, इतना एनर्जी रिलीज किया। ठीक है, अच्छा सिंपल सी बात है, तुमको यहीं पे दिख रहा है कि
सपोज करो वो यहां से कूद के यहां पर जाता, सो दिस माइनस दिस इतना आना चाहिए, लेकिन क्या वो आएगा? तुमको साफ साफ दिख रहा है कि सर इसको इसके साथ सबट्रैक्ट करेंगे ना तो बात बन सकती है। तो करके देखो, 0.54 माइनस 0.34 यानी कि 3.4 माइनस 0.54, आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, यू आर गोइंग टू गेट एग्जैक्टली 2.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया इसमें कुछ करना ही नहीं था, वो यहां से यहां कूदी मारा है n इक्वल्स टू 2 पे, तो इसका जवाब हमको 2 हो जाने वाला है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से नहीं करेंगे देन यू हैव टू गो विद अ वेरी जनरल अप्रोच विच इज गोइंग टू बी कैलकुलेटिव एंड टीडीएस। क्या है वो? कि तुमको ये वाला एनर्जी लेवल पता है, यहां पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन का E1 बोल दो, नेक्स्ट कहां पे गया पता नहीं, तो हम कह सकते हैं कि सर E1 माइनस E2 शुड बी इक्वल टू 2.86। ना E1 जो है वो हो जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 5 है, तो यहां पर 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस 13.6 कहां पर गया है पता नहीं, तो उसको n बोल दिया, एंड दिस इज इक्वल टू योर 2.86। फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा विच इज गोइंग टू टेक योर टाइम एंड कैलकुलेशन एज वेल। तो अगर पॉसिबल हो, ध्यान में अगर है तो ऐसे कर लो, तो काम जल्दी पड़ जाएगा अपना। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए। आहा, क्वेश्चन नंबर 11, अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इंडीड एंड मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस पूरे मॉडर्न फिजिक्स का ये जो भी 21 क्वेश्चन है या फिर जो भी जनवरी अटेम्प्ट में भी आया था, सभी को मिला दे तो ये आपको वन ऑफ द मोस्ट बेहतरीन सवाल है जो अब तक पूछा गया मॉडर्न फिजिक्स में। इसमें क्या कहता है, अ स्मॉल मिरर ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस थ्रेड ऑफ लेंथ l। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का सिचुएशन है, आप समझो ना कि ये ऐसा है और यहाँ पर एक ऐसा मिरर विरर है। ठीक है, थोड़ा सा 3D में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। अच्छा, मिरर बोल दिया है मतलब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हम इसको ले सकते हैं। कहाँ गया, इसका लेंथ l है, then the small angle through which the thread will deflected when a short pulse of laser of energy E falls normal on the mirror। एक बहुत छोटा सा पल्स आया, शॉर्ट पल्स है ना, dt टाइम में खट करके गया और उसे टकराया। ठीक है, तो सर इस पे फोर्स लगा होगा, रेडिएशन फोर्स। ये फोर्स सर कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, मतलब फोर्स लग रहा है 90 डिग्री पे, लेकिन ये कोई आम फोर्स नहीं है, ये है सर हमको इंपल्सिव फोर्स, झटका वाला फोर्स। ठीक है, तो उस झटके के कारण इसने एक वेलोसिटी इंस्टेंटली गेन की। अब यहां से लेके यहां तक आप लगाओगे एनर्जी कंजर्वेशन, तब जाके आपको ये एंगल थीटा ज्ञात होगा। अच्छा सर, तो सर यहां पर आपको 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, एक हमारा रेडिएशन फोर्स, दूसरा आपका इंपल्स, तीसरा एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, वर्क एनर्जी पावर एंड मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, तो सर ये रेडिएशन फोर्स कैसे निकालते हैं इसके ऊपर? और सबसे पहले इंपल्स का इक्वेशन, इस पे जो भी झटका वाला फोर्स लगा है कैपिटल F, जो बहुत छोटे टाइम dt टाइम के लिए लगा है, तो हम जानते हैं इंपल्स का इक्वेशन कहता है इंटीग्रल f dt इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। शुरुआत में ये रेस्ट पे था, बाद में इसके पास एक वेलोसिटी v आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम में सिर्फ mv लिखाएगा, राइट, mv माइनस mu तो नहीं लिखाएगा, u तो जीरो था इसका। अब सर सवाल उठता है कि आपका ये कैपिटल F कितना है, तो सर रेडिएशन फोर्स कितना होता है? कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग में रेडिएशन फोर्स आपको क्या होता है, 2 इंटू पावर बाई सी। ठीक है सर, अच्छा बढ़िया है सर। तो F की जगह हम लोग यहां पर लिख सकते थे 2 इंटू पावर, ये पावर है, डिवाइडेड बाई सी इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू योर mv। 2 पावर को बाहर निकाल ले क्या, नहीं, 2 और c को बाहर निकालो, इंटीग्रल पावर dt इक्वल्स टू mv। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया आपका जो पावर होता है दैट इज नथिंग बट de बाई dt, यानी कि सर de इज इक्वल टू पावर इंटू dt, और इसका इंटीग्रेशन विल गिव यू एनर्जी जो हमको सवाल में दिया हुआ है, सो दिस इज नथिंग बट एनर्जी इटसेल्फ। तो ये आपको हो जाएगा 2e बाई सी इज इक्वल टू mv। यानी यहां से हमको पता चल गया कि आपका जो v है ना दैट इज इक्वल टू योर 2e डिवाइडेड बाई m इंटू सी। ठीक है सर, वेलोसिटी आ गया अपने को। अब सर क्या होगा, ये आपको m मास का
प्लेट है वॉटेवर, ये आपको ऊपर राइज किया राइज किया राइज किया, और हमको प्रश्न में कहा है कि बहुत छोटा एंगल है, स्मॉल एंगल, तो उसको भी ध्यान में अपने लेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक आपको प्लेट आया, अच्छा यहाँ तक आते आते इसकी स्पीड 0 हो गई है, बढ़िया है सर। तो सर ये जो प्लेट है ये आपको सर h हाइट राइज किया है, ये आपको सर h हाइट राइज किया है, तो हम कह सकते हैं ना कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो भाई साहब अगर हम ध्यान से देखें तो ये m को तो उड़ाई दो, तो यहां से आपको दिख रहा है कि h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक बात है सर, और ये जो h है, इस h को हम क्या लिखेंगे, ये अगर तुम्हारा लेंथ है तो h को हम लिख सकते थे l माइनस एल कॉस थीटा, दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक आपको बेसिकली l कॉस थीटा है, और यहां से लेके यहां तक पूरा l है, तो कितना ऊपर राइज किया वो l माइनस एल कॉस थीटा। तो इस h के जगह हमको लिखना चाहिए था l को कॉमन लेके 1 माइनस कॉस थीटा 1/2g मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर, तो ऊपर वी स्क्वायर रहने दो। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि सर 1 माइनस कॉस थीटा का क्या करें। आप यहां पे कॉस थीटा का अप्रोक्सीमेशन है ना 1 नहीं ले सकते, क्योंकि एंगल थीटा है, अगर एंगल थीटा छोटा होता है तो फर्स्ट स्टेप ऑफ अप्रोक्सीमेशन होता है कि थीटा कॉस थीटा फिर हमारा सर 1 हो जाएगा, तो ऐसे तो फिर ये पूरा टर्म 0 हो गया। सेकंड जो अप्रोक्सीमेशन होता है दैट इज 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, मोर डिटेल्ड अप्रोक्सीमेशन, ये हमको फिर लेना पड़ेगा सेकंड डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो L 1 माइनस कॉस थीटा की जगह अगर ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपको थीटा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक बात है सर। अच्छा, नाउ आई थिंक वी आर गेटिंग वेरी क्लोज। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपका 1 से 1 मरेगा, और ये आपको हो जाएगा L थीटा स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2g, 2 ने 2 को मार दिया, तो यहां से आपको दिखेगा कि भैया थीटा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई अंडर रूट GL, दिख रहा है, और v की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यहां पर, दैट इज इक्वल टू योर 2e डिवाइडेड बाई mc। तो सर ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये मेरे को ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है? देखिए, बढ़िया सवाल एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से असर्शन रीजन आ गया। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ती है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी चेंज करने से आपका फोटो करंट चेंज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटिंग बदलता है। इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल ही सही आपको ये स्टेटमेंट है। तो भैया ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक, चलिए सिंपल आगे देखते हैं। कंसिडर द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ, अच्छा रेडियस का फॉर्मूला चाहिए हमको, 0.529, यहां पे क्या है आपका n स्क्वायर बाई z, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो हमसे कह रहा है कि भैया देखो ये तो आपका टर्म सेम ही है, रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लिथियम प्लस एंड हीलियम प्लस, तो दोनों का ऑर्बिट भी आपने फिक्स कर दिया, n भी फिक्स है, मतलब रेडियस आपको यहां पर है ना z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है, समझ रहे हो। तो भैया r हमको चाहिए लिथियम 2 प्लस अपॉन, एक काम करो ना इसको R1 बोल दो, R1 बाई R2 इज इक्वल टू Z2 बाई Z1, ठीक है। तो भैया फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस एंड हाइड्रोजन प्लस, तो ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 है, तो Z2 क्या हो जाएगा, हीलियम प्लस क्या, Z कितना होता है 2 और उसका होता है 3, सो 2/3 इज योर रिजल्ट, खत्म। ये तो भैया बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है कि नहीं, रेडियो एक्टिविटी का सवाल है।
हमसे कहता है कि द रेडियो एक्टिव मटीरियल P फर्स्ट डिकेज इनटू Q एंड देन Q डिकेज टू नॉन रेडियो एक्टिव मटीरियल R। तो भैया बेसिकली P जो है वो Q में कन्वर्ट हो रहा था और Q जो है वो आपको R में कन्वर्ट हो रहा था। शुरुआत में आपको सिर्फ और सिर्फ P ही था भर भर के। इसमें आप जनरल आइडिया से भी पूरा ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं कि कौन सा वाला ग्राफ आपको सही होगा। P समय के साथ डिक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और फाइनली वो नष्ट हो जाएगा। तो ये तो हमको सर चारों ग्राफ में दिख रहा है कि P मेरा घट रहा है। अंततः R बन रहा है, यानी R सर समय के साथ बढ़ेगा 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 और वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो समझना ये वाला ग्राफ सुंदर ग्राफ नहीं है। R आपका बढ़ते 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 सैचुरेट हो जाएगा, जो भी उसको एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव करनी है। तो वो अपने को है ना इस वाले में दिख रहा है और इस वाले में दिख रहा है। तो सर ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। और जहां तक बात Q की है, पहले Q बन रहा है बन रहा है बन रहा है, फिर समय के साथ Q भी घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही Q आपको R में भी कन्वर्ट हो रहा है, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है बढ़ रहा है, फिर आपको ये घट रहा है। तो बस एक रफ आइडिया से भी ग्राफ को समझा जा सकता है। बाकी इसका प्रॉपर इक्वेशन भी बनता है अगर वो सिलेबस का हिस्सा होता तो। ठीक है। The dimension of Planck's constant and angular momentum are same. mvr is equal to nh by 2 pi. तो ये कहना सही होगा कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। In Bohr's model, electron revolve around the nucleus only on those orbit for which angular momentum is integer multiple of Planck's constant. भैया it is not integer multiple of Planck's constant, it is integer multiple of h by 2 pi। तो 2 pi कौन बोलेगा? सर ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स। कहाँ है भाई? करेक्ट, बट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला क्या है, ध्यान से देखिए। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। इन अ हाइड्रोजन लाइक आयन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट एंड ग्राउंड इज दिस मच, द एटॉमिक नंबर ऑफ द आयन इज हाउ मच। किसी भी nth एनर्जी लेवल का, nth लेवल का जो एनर्जी है -13.6 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर होता है। द एनर्जी डिफरेंस हमको बिटवीन द सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, सेकेंड का मतलब होता है n इक्वल्स टू 3 माइनस ग्राउंड स्टेट यानी E इक्वल्स टू E1, और ये हमको दिया हुआ है 108.8। अब E3 के जगह लिखो फॉर्मूला, तो -13.6 z, हमको क्या z ही निकालना है और n की वैल्यू 3 है तो यहां पर 9 आ जाएगी। माइनस E1 की जगह फिर से लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज योर 13.6 z स्क्वायर, और ग्राउंड स्टेट है तो ये 1 हो जाएगा 108.8। यहां पर तुम जब 13.6 z स्क्वायर को कॉमन लेते तो 1 माइनस 1/9 इज नथिंग बट 8/9, ये आपको है 108.8। अच्छा, हमको दिख रहा है कि सर 13.6 इंटू 8 आपको 108.8 है। क्या आपको दिख रहा है? 8 चके 48, देन 8 324, या तो यहां से तुमको दिखाई देगा कि सर z की वैल्यू तुमको 3 आनी चाहिए, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। क्लियर एकदम? आगे बढ़ जाए, ध्यान से देख लो इसको। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। अच्छा, और देखते हैं। सी, फॉर अ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू दैट ऑफ बामर सीरीज। लार्जेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलता है? जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम हो। लैम्डा इज इक्वल टू योर hc डिवाइडेड बाई एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगा। यानी कि अगर हमसे कोई लाइमन का बात करेगा, लाइमन का मतलब, लाइमन में का मतलब क्या है कि 2 से 1 पे कूद रहा है, 3 से 1 पे कूद रहा है, 4 से 1 पे कूद रहा है, लेकिन ये जो होगा ये आपको मिनिमम एनर्जी डिफरेंस हुआ। यानी लाइमन का जो लॉन्गेस्ट होगा उसका मतलब है कि आप n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 पे कूद रहे हो, और बामर, बामर का मतलब होता है कि तुम 3 से 2 पे कूद रहे हो, यहां से यहां, यहां से यहां। तो इसमें मिनिमम वाला एनर्जी डिफरेंस ये है, तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रिलीज करेगा। तो यहां से यहां जो होगा ना n इक्वल्स टू 3 से
n इक्वल्स टू 2, ये तुम्हारा होगा बामर में लॉन्गेस्ट और ये तुम्हारा होगा लाइमन में लॉन्गेस्ट। ठीक बात है। मान लीजिए कि सर इस वाले में लैम्डा 1 वेवलेंथ एमिट हुआ है, इसमें लैम्डा 2, तो हम कह सकते हैं ना कि 1 बाई लैम्डा 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर हम लोग 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर। अच्छा, तो क्यों नहीं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर ले। तो ये आपको हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू, ये जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुमको 5 बाई 36 दिखाई देगा और ये तुमको दिखाई देगा 3 बाई 4। तो अगर हम लोग इसको और ध्यान से देखें तो भैया ये इसको मारेगा तो 9 है, तो 5/27 और ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो हमसे तो वही पूछ रहा है, तो 5/27 जो है वो मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, ध्यान रखना है 27/5 को फिर टिक मार के नहीं आ जाना। देखिए, द डेंसिटी ऑफ कॉपर एंड न्यूक्लियस इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द कार्बन। गलत है भैया, डेंसिटी आपको कांस्टेंट होती है, डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ठीक है, डेंसिटी तुमको हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम, राइट। मास इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए इटसेल्फ, मास इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए और वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, आर नॉट का क्यूब और ए आपको मर गया। तो डेंसिटी जो है वो आपको फिर कांस्टेंट आ रहा है, आर नॉट इज अ कांस्टेंट ओवर हियर। तो भैया डेंसिटी इज कांस्टेंट, ये जो स्टेटमेंट है यही गलत है। द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए हैज रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3, वो हमने पहले लिख दिया है, तो ये आपको ट्रू है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, a photoemissive substance is illuminated with a radiation of wavelength lambda I so that it releases electron with a de Broglie wavelength lambda E। ठीक है, आपके पास एक मटेरियल है, उस पे तुमने इंसिडेंट कराया है वेवलेंथ लैम्डा आई और यहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकला होगा किसी वेलोसिटी v से, स्पीड के कारण इसके पास एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया लैम्डा ई। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन इज लैम्डा नॉट। तो ये तो बेसिकली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दिया। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब है कि तुमको वर्क फंक्शन दे दिया गया है hc डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। ठीक, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज हाउ मच। भाई साहब, ये जो आपको निकला है हाफ mv² इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी hc बाई लैम्डा आई माइनस वर्क फंक्शन hc बाई लैम्डा नॉट। लेकिन सर हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ को यहां पर इंट्रोड्यूस करना है, तो भाई साहब लैम्डा ई यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज h बाई मोमेंटम। ठीक बात है सर, h बाई mv में h बाई मोमेंटम कर दिया हमने। और अगर तुम ध्यान से देखो ये बेसिकली आपका काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी आपको होता है मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m। तो सर इसके जगह हम लोग लिख सकते थे मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू hc को कॉमन ले लोगे तो भैया दिस माइनस दिस, और मोमेंटम स्क्वायर को अपने यहां से रिप्लेस कर सकते थे, मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लैम्डा ई। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक काम करो ना, इसको कर दो मोमेंटम इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो 2m hc और ये आपको हो जाएगा 1 बाई लैम्डा आई 1 बाई लैम्डा नॉट और इस पूरे पे रूट मार दो। ठीक है, अब इस मोमेंटम को आप रिप्लेस करो यहां से लैम्डा h बाई लैम्डा ई से इज इक्वल टू दिस एंटायर टर्म पूरा अंडर रूट में है 2mhc और ये जो भी आपका ब्रैकेट में था। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये h तुम यहां नीचे भेजोगे, राइट, तो तुमको दिख रहा है दिस विल बिकम योर 1 बाई लैम्डा ई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
ये आपको हो जाएगा 2mc डिवाइडेड बाई h, और यहाँ पे वही आपका दिस माइनस दिस। लेकिन हमको लैम्डा ई चाहिए अब न्यूमरेटर में, तो भैया ये लिखोगे तुम लैम्डा ई और इस पूरे को तुम उल्टा करोगे। तो जब तुम उल्टा करोगे इसको तो ये h ऊपर चल जाएगा एंड दिस विल बिकम योर, माय डियर फ्रेंड, दिस विल बिकम, h ऊपर चला जाएगा और 2mc और ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो आपको आ जाएगा। सो दिस सीम्स टू बी लाइक ये वाला h रूट के अंदर होगा ना। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। सिर्फ मैन्युपुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक, बढ़िया है, ध्यान से देखिए। For a nucleus of mass number a and radius r, the mass density of nucleus can be represented as, mass density is independent of a, अभी तो दिखाया था, density is equal to mass by volume and mass is proportional to capital A, volume is equal to 4 by 3 pi r cube, लेकिन रेडियस खुद आपको होता है a to the power 1 by 3, तो इसका क्यूब कर देंगे। तो यहीं से तुमको दिख जाएगा कि भैया ये और ये मरेगा, तो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल A। ठीक है, अच्छा देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन है कि नहीं। अच्छा, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट नियर एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। आपके पास यहां पर एक शीट है इस प्रकार से, आप तो समझो ना कि ऐसा ही कुछ शीट है, समथिंग लाइक दिस, एंड चार्ज डेंसिटी इस पे है माइनस सिग्मा। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड द शीट होगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, शुरुआत में रेस्ट पे था, समय शून्य पर रेस्ट पे था, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा होगा, और ये फोर्स आपको हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण इसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू योर ई सिग्मा डिवाइडेड बाई 2m इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसका इनिशियल स्पीड 0 था, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है, तो किसी भी जनरल टाइम t पे आप इसका वेलोसिटी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at 0 प्लस e इंटू सिग्मा इंटू टाइम t 2m एप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी भी टाइम t पे इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख सकते थे h बाई m इंटू वी, और v की जगह ये लिखते तो ये आपको कितना हो जाएगा e सिग्मा t, और ऊपर में हो जाएगा 2m एप्सिलॉन नॉट। सर m ने m को मार दिया, तो यहां से तुमको लैम्डा यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ रहा है 2h एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई e सिग्मा इंटू t। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सो डी लैम्डा बाई डी टी करोगे तो क्या तुमको दिख रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट 1 बाई टी, यानी कि डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाई टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन है बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम कह सकते हैं कि भैया डी लैम्डा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर -2। अब हमसे क्या कह रहा है, वेरीज इनवर्सली एज nth, अच्छा इनवर्सली ही दिखाना है तो बस इतना रहने दो, इनवर्सली nth पावर ऑफ टाइम द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ n इज कितना है, 2 है, सो 2 इसका आंसर है। ठीक सवाल है, ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।